इस वीडियो क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो क्लास में हम पर्यावरण अध्ययन के अगले 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं और ये पर्यावरण अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो पिछले सीटेट जेटेट वगैरह एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न होंगे और उनकी व्याख्या सहित हम लोग यहाँ हल करेंगे, जिससे हम जो है आने वाले एग्ज़ाम्स में अपना अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए हम लोग जो है बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने इस दूसरे सेट को। ये दूसरा सेट है पर्यावरण अध्ययन का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक 20 प्रश्नों को हमने लिया हुआ है। इसी तरह से आगे 20-20 प्रश्नों को करते हुए 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमें यहाँ लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास प्रश्न ये आ रहा है, 21वां प्रश्न है कि रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। रेहाना एक लड़की है जो अपने परिवार के साथ केरल जाती है और वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं, यानी अलग हैं। उसने केरल में भाई कौन से वृक्ष देखे होंगे? ऑप्शन है चीड़, नारियल, सेब या लीची। ये 4 ऑप्शन है। तो देखिए, ये केरल अपने परिवार के साथ सफ़र पे गई हुई है और वहाँ उसको ऊंचे ऊंचे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो ऊंचा वृक्ष भाई जो है क्या कि सेब, लीची, ये तो आप जानते हैं कि ये छोटे वृक्ष होते हैं। तो ऑप्शन बचता है चीड़ और नारियल। और ये केरल जो है वो दक्षिण भारतीय राज्य है, तमिलनाडु के जस्ट बगल में और ये कर्नाटक के जस्ट नीचे, ठीक है, दक्षिण भारतीय में राज्य है। तो वहाँ पर जो केरल है उसमें जो है नारियल वहाँ पर बहुत अधिक पाया जाता है, ठीक है। वहाँ पे समुद्री इलाका है वो और समुद्र के क्षेत्र के ही किनारे ही बसा हुआ वो राज्य है। तो वहाँ पर जो है वो नारियल पेड़ बहुतायता से पाया जाता है। तो जो पेड़ उसने ऊंचे ऊंचे वृक्ष देखे हुए हैं रेहाना ने, वह पेड़ नारियल का होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है नारियल। अगला 22वां प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रूखे या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? यानी कहीं पानी किसी जगह जब रुका हुआ है या इकट्ठा हुआ है, जमा हुआ है, तो उस पानी से हमको कौन सी बीमारी हो सकती है? तो हम लोग जानते हैं कि जो मच्छर हैं वह ठहरे हुए पानी जो होते हैं उसी में वो पनपते हैं। और ये प्रश्न भी आया था कि उसमें अगर हम लोग केरोसिन ऑयल वगैरह, तेल वगैरह डालते हैं तो उसका पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है और मच्छर जब उसमें बैठते हैं तो उसमें वो डूब जाते हैं और मर जाते हैं, उनका प्रजनन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये ठहरे हुए पानी में से जो आपको बीमारी हो सकती है, वह मच्छर से जो बीमारी होती है वो आपको बीमारियां हो सकती हैं। तो यहाँ पर मच्छर से जो बीमारी है वह है मलेरिया। हम लोग जानते हैं सामान्य बीमारी है जो ठंड के साथ बुखार के रूप में आता है, मलेरिया। तो मलेरिया जो है ये रुके हुए पानी से आपको मच्छर पनपने से आपको हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है, तो वह बीमारी है मलेरिया। अगला 23वां प्रश्न है हमारे पास कि एस्किमो, ये एक एस्किमो जो है सो ये आपको ठंडे प्रदेशों, ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाली जनजातियों की एक प्रजाति है और वो अपना जो घर बनाते हैं उसका नाम है इग्लू। तो जो इग्लू का निर्माण वो बर्फ़ से करते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ़ से करते हैं, इसका क्या कारण है कि वो बर्फ़ से ही घर का निर्माण करते हैं? ऑप्शन हमारे पास है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ़ ही उपलब्ध है। दूसरा है कि बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर आने नहीं देती। तीसरा है बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। और चौथा है बर्फ़ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। तो देखिए, ये ऑप्शन गलत है कि मुफ्त में मिलने से ही वो निर्माण करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत है आपका। और पहला ऑप्शन था ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ़ ही उपलब्ध है, तो वाकई बर्फ़ तो है, लेकिन और भी जो जब जीवन वहाँ है तो और भी सामग्री वहाँ पे वो होगी और वो उपलब्ध वो कर भी सकते हैं।
तो ये भी ऑप्शन गलत है। बर्फ़ ठंडी हवा और पानी के अंदर नहीं आने देती। ठीक है, तो ये भी कोई विशेष कारण नहीं है। जो तीसरा कारण है यही सबसे सही है कि जो बर्फ़ से जो घर बनाते हैं इग्लू, उसकी दीवारों में जो मौजूद हवा होता है वो अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है, और उस बर्फ़ से बने जो इग्लू हैं उसमें उन्हें गर्मी महसूस होती है, जो ठंड से उन्हें बचाने का काम करता है। इन एस्किमो प्रजाति के बारे में और इग्लू के बारे में थोड़ा सा हम और आपको जानकारी दे रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये एस्किमो प्रजाति। तो देखिए हमारे पास यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो ये एस्किमो है उसका शाब्दिक अर्थ जो है वह है कच्चा मांस खाने वाला, एस्किमो। ठीक है ना। और ये जनजाति जो है एस्किमो जनजाति वो मंगोल प्रजाति से संबंधित है। तो यहाँ से दो बातें आपको स्पष्ट हो रही हैं कि एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला, और यह जो एस्किमो है वो एक प्रकार की जनजाति है। ये दूसरा प्रश्न आपके लिए हो सकता है। और ये किस प्रजाति से संबंध रखता है, तो मंगोल प्रजाति से ये संबंध रखता है। इनका देखिए निवास क्षेत्र के बारे में हमारे पास आ रहा है कि जो ये हैं ये आपको उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर ग्रीनलैंड से लेकर, ग्रीनलैंड जो है सो वो आपको ध्रुवीय क्षेत्र ही है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है ना। तो ये ग्रीनलैंड से लेकर पश्चिम में अलास्का, अलास्का ये अमेरिका का क्षेत्र है, वहाँ पर बर्फीला क्षेत्र। ठीक है। तो अलास्का और बेरिंग जल डमरू मध्य के पार साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी चुकची जो है प्रायद्वीप क्षेत्र तक एक पतली पट्टी में एस्किमो लोगों का निवास पाया जाता है। ठीक है। मेन जो है आपको याद रखना है उत्तरी ध्रुवीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है। ग्रीनलैंड से लेकर जो अलास्का है और साइबेरियाई क्षेत्र इन सबों में, और वार्षिक तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। और उस कठोर जलवायु में लगभग 10 लाख एस्किमो जो प्रजाति है जनजाति वह विगत 10,000 वर्षों से रह रहे हैं। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। वहाँ पर तापमान एकदम 0 से -डिग्री सेल्सियस में बहुत अधिक ठंड वहाँ होता है, पूरा बर्फ ही बर्फ ढका रहता है। और उसमें जो है ये लोग रहते हैं कठोर उस जलवायु में, और जब लगभग 10 लाख इनकी संख्या है और 10,000 वर्षों से ये रह रहे हैं। ठीक है। अगला जो बात इसमें कही जा रही है कि मौसम के बदलते कुदरती वसूलों के कारण से अस्थाई घरों में नहीं रहते। जो मौसम है वो वहाँ बदलता रहता है। ठीक है ना। बर्फ़ ही बर्फ़ है, उनको अपना निवास स्थान भी बदलना पड़ता है। इसके कारण वो क्या है, अस्थाई घर में नहीं रहते। ठीक है। बल्कि अपने निवास स्थानों को भी बदलते रहते हैं। ठंड के मौसम में ये अपना मकान बर्फ़ के टुकड़ों से बनाते हैं, बर्फ़ से बनाते हैं, जिन्हें इग्लू कहा जाता है। इग्लू की बनावट अर्ध गुंबदाकार होती है। ठीक है ना। एक तरह से जो कछुआ का आकार जैसे होता है उस तरह का ये लोग दिखने में वो दिखाई आपको पड़ेगा। और प्रवेश करने के लिए सामने से एक सुरंग नुमा रास्ता बनाया जाता है, और अंदर जैसे बाहर अंदर जाने के लिए या बाहर आने के लिए वो सब रेंग कर उनको जाना पड़ता है। सांस लेने के लिए इसमें ऊपर की तरफ एक छोटा सा छिद्र होता है। यह घर बर्फ से सब बने होते हैं। ठीक है। आगे बात कही जा रही है कि मगर माना जाता है कि अंदर यह बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, और कई बार इसमें जो है हल्की सी आग भी जलाई जाती है। ठीक है ना। और जो बर्फ़ से बनाने के पीछे कारण है कि उसके दीवारों में जो हवा पाई जाती है वही जो है उस अंदर की गर्मी को प्रिजर्व करके रखता है। ठीक है। और बर्फ़ वहाँ आसानी से भी उपलब्ध है, और बर्फ़ चूँकि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन भी होते रहता है, इसलिए वो इनसे बनाते हैं। ठीक है। तो ये उसके बारे में कुछ और जानकारी आपके लिए है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि 24वां कि एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी। बच्चों को पढ़ाने से पहले आप नए नए अगर शिक्षक बने हुए हैं पर्यावरण अध्ययन के, तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी। ऑप्शन है पहले से पाठ योजना तैयार करना,
कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। अगला है शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना। और चौथा है शिक्षार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि पाठ योजना आप तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप विद्यार्थियों की पहचान भी कर सकते हैं जो धीमी गति से सीखते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसकी होगी? तो भाई आपको सबसे पहले बच्चों को समझना होगा, बच्चों को जानना होगा। ठीक है, तो इस दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है और जो पहली प्राथमिकता होगी, जो सबसे हटकर दिख रहा है, वो है ऑप्शन डी कि शिक्षार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक आप प्रोफाइल विवरण तैयार करने का काम करेंगे, जिससे आप विद्यार्थियों को भली भांति आप समझ सकें, उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक स्थितियों को, जिससे उनको पढ़ाने में आपको कोई विशेष समस्या न हो और उसका फ़ायदा आपको मिल सके। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है डी। ठीक है, इन सब स्थितियों में आपको आदर्श जो विकल्प होता है उसको चुनना होता है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा भी विकल्प पूर्णतः गलत नहीं है, लेकिन आपको सबसे जो है बेस्ट ऑप्शन चॉइस करना है, तो वह ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न चलते हैं 25वां। बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। बिहार आ रहा है भाई, झारखंड का पड़ोसी राज्य है बिहार, जो बिहार से ही अलग हुआ है झारखंड। तो बिहार में जो किसान है वो खेती गृहस्थी करने के अलावा कुछ अधिक धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करते हैं, और मधुमक्खी से हम लोग जानते हैं कि शहद हमें प्राप्त होता है। तो मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर या अक्टूबर से दिसंबर? तो देखिए, जो मधुमक्खी पालन का सबसे जो उपयुक्त समय है वह है अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि इनमें जो है फूलों से जो रस होते हैं, जो पराग होते हैं, उनका संचयन जो है वो आसानी से मधुमक्खियाँ कर लेती हैं, और ये अक्टूबर से दिसंबर का सब उपयुक्त जो समय है वो उपयुक्त होता है। इसलिए आपको याद रखना है कि मधुमक्खी पालन का सबसे उपयुक्त समय है अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, हम लोग ये भी चर्चा कर किए थे कि मधुमक्खी हैं, चींटी है, दीमक है, ठीक है ना, इस तरह के जो जीव हैं, और जो ततैया, बर्रा, ये सब समूह में रहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। 26वां प्रश्न कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है। जो नींबू है वो साधारण पानी में अगर जो है आप डालेंगे तो वो डूब जाता है, लेकिन जब नमक वाला पानी यानी नमक का घोल अगर आप तैयार करें, नमकीन पानी या उसको समुद्री पानी भी अगर आप लेते हैं, तो उस पानी में वो तैरता रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन है कि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, यानी नमक व पानी का घनत्व क्या साधारण पानी से जो है घनत्व से अधिक होता है, इसलिए। दूसरा कारण है कि साधारण पानी का घनत्व जो है वो नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। और तीसरा है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। या और चौथा है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। देखिए, यहाँ पे घनत्व टर्म आ रहा है, तो घनत्व के लिए आपको थोड़ा सा हम बता दें कि वास्तव ऐसे जो देखें तो घनत्व का जो है वह आपको फॉर्मूला जो होता है वह होता है घनत्व, जिसको डेंसिटी हम लोग कहते हैं, वह द्रव्यमान बटा आयतन होता है। और या द्रव्यमान बराबर अगर कहें तो वह घनत्व इंटू आयतन होता है। ठीक है, अगर देखिए आयतन अगर 1 है तो घनत्व किसके बराबर हो जाएगा? द्रव्यमान के। तो इकाई आयतन में जो द्रव्यमान होता है, जो वस्तु के जितने कण होते हैं, उसी को हम घनत्व कहते हैं। यानी कण अगर जो भी पदार्थ है वो कणों, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो अगर कण नज़दीक नज़दीक हैं तो भाई उनका वो जो है घनत्व अधिक होगा, और अगर कण दूर दूर हैं तो उनका घनत्व कम होगा, क्योंकि आयतन आप जितना छोटा आयतन ले रहे हैं तो उसमें अगर कण ज़्यादा है या तो कण अगर ज़्यादा है तो उनका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, और वही द्रव्यमान जो है घनत्व बता रहा है। क्योंकि अगर आयतन 1 है
तो उस इकाई आयतन में जो द्रव्यमान है वही घनत्व है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर छोटे क्षेत्र, आप इकाई क्षेत्र लिए, अगर उसमें छोटे छोटे कणों की मात्रा ज़्यादा है, यानी कण नज़दीक नज़दीक अगर हैं तो घनत्व ज़्यादा है, अगर कण दूर दूर हैं तो घनत्व कम है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए है क्या कि जो साधारण जो पानी है उसका घनत्व कम होता है, लेकिन अगर उस नमकीन पानी है, नमक मिला हुआ है, तो उसमें अब भारी नमक भी आ गया ना, तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा। ठीक है, ये इसके इसी पर जो है एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि समुद्रों में जो है तैरना बहुत ही आसान होता है। तो उसका कारण क्या है कि वह पानी नमकीन होता है, और इस कारण समुद्र पानी का जो घनत्व है वो अधिक होता है, और जिसका जहाँ घनत्व अधिक है वहाँ तैरना आसान होता है। ठीक है, तो उस आधार पर इस प्रश्न का भी उत्तर आप दे सकते हैं कि जो है नमकीन पानी में घनत्व अधिक होता है, इसलिए जो है वह नींबू तैरता है, लेकिन साधारण पानी में घनत्व कम होता है, इसलिए वह नींबू डूब जाता है। तो इसका सही विकल्प है कि नमकीन पानी का घनत्व जो है वह साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन ए यही करेक्ट है, और घनत्व अधिक होने के कारण वह तैरता रहता है, यह ध्यान रखना है। और इसी पर इस प्रश्न का भी उत्तर है कि समुद्र में तैरना आसान इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर भी पानी का जो घनत्व है वो अन्य नदियों या अन्य जलों से उसका समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। चलते हैं अगला प्रश्न पे। ये 27वां प्रश्न है हमारे पास कि घटपर्णी निफेंथिस, ये पिछले जो है सो प्रश्न में भी आया हुआ है पिछले सेट में। तो जो निफेंथिस है इसमें चर्चा हुई थी घटपर्णी के कि घड़े के आकार का ये पौधा होता है, और ये एक तरह से मांसाहारी पौधा है, कीटभक्षी पौधा है, जो चूहों, मेढकों और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को फंसा करके अपने अंदर समाहित कर लेता है, और उनको शिकार करके उनका अवशोषित कर लेता है उन लोगों को। ठीक है, तो इस पादप से एक विशेष, देखिए दिखा जा रहा है कि इस पादप से एक विशेष गंध निकलती है जो इन जीवों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, उसमें जो घड़े जैसी आकृति होती है, अभी दिखा रहे हैं हम आपको उसका चित्र, तो उसमें भीतर से जो है वो विशेष उसमें पाचक रस होते हैं, विशेष गंध युक्त जो चीज़ें होती हैं जो अवशोषण करते हैं इन जीवों का, उनसे गंध निकलती है, और इनका रंग भी आकर्षक होता है, जिससे जीव जो होते हैं छोटे वो आकर्षित होते हैं। तो यह पादप जो है हमारे देश में, यह पादप पाया जाता है किस राज्य में? मणिपुर, मिजोरम, असम और मेघालय। तो यह जो जो घटपर्णी निफेंथिस है यह असम में पाया जाता है। याद रखना है आपको, कहाँ पाया जाता है? असम में, भारत के असम में ये पाया जाता है, और ये श्रीलंका के कुछ क्षेत्रों में भी पाया जाता है, लेकिन भारत में कहाँ पाया जाता है? असम। चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये देखिए जो मांसाहारी जो जीव हैं, देखिए लिखा क्या जा रहा है कि भारत में जो है, या ये हमारे सामने आ रहा है निफेंथिस घटपर्णी, कि लिखा जा रहा है कि देखिए जो मांसाहारी पौधे हैं कि लगभग 975 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, और ये जो प्रजातियां हैं इनमें से लगभग 30 प्रजातियां भारत में ही पाई जाती हैं। मांसाहारी जो पौधे हैं, केवल घटपर्णी ही मांसाहारी नहीं है, ऐसे लगभग 975 प्रजातियां हैं जो इस जगत में पाई जाती हैं, लेकिन लगभग 30 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। और इन पौधों ने में कीटों को पकड़ने के लिए अनेक तरीके विकसित किए हैं, इन पौधों ने अपने लिए अलग अलग तरीके से। विस्मय की बात यह है कि कीटों को पकड़ने और पचाने वाले अवयव सौंदर्य से परिपूर्ण होते हैं, और इसी सौंदर्य के कारण कीट इन पौधों की ओर आकर्षित होते हैं। उसमें से देखिए ये पहला ही नाम दिया जा रहा है घटपर्णी। ठीक है, पिचर प्लांट इसको भी कहा जाता है। ठीक है, या इंग्लिश नाम इसका जो है निफेंथिस है, वैज्ञानिक नाम भी कह सकते हैं। तो इसमें देखिए ये जो है चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये पत्ती जो है उसका ये परिवर्तित होकर के ये आप देख रहे हैं कि घड़े जैसी ये आकार लिए हुई है, और इसका जो ये ऊपर वाला सिरा है वो शुरुआत में ढका होता है, लेकिन जब विकसित हो जाता है तो ये इस तरह से नीचे की ओर झुका रहता है। ठीक है, रंग बिरंगा भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो चीज़ है, इस पौधे का जो वास्तविक नाम है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ,
कि निफेंथिस खासियाना है, और यह पौधा जो है वो मुख्यतः आपको आसाम की खासी पहाड़ियों में पाया जाता है। ये खासी, गारो, जयंतिया इस तरह की पहाड़ियाँ जो हैं वो आपको पूर्वी भारत के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो असम के जो खासी पहाड़ी हैं वहाँ पर यह पौधा पाया जाता है, और इस पौधे की पत्ती घट या कलश यानी घड़े के रूप में विकसित हो जाती है। पत्ती विकसित होती है, ये याद रखना है कि पत्ते का विकास घड़े के रूप में होता है, जिसके मुंह पर पत्ती का ही एक ढक्कन होता है, जैसा कि ये चित्र में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये ढक्कन इसमें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह की ये आकृति इसमें आती है, और भीतर जो है ये भीतर इसमें जो यहाँ पर है नीचे के सिरों में, उसमें वो द्रव पाए जाते हैं, जो आपको इस कलश से देखिए एक प्रकार का मकरंद यानी मीठा तरल पदार्थ आपको निकलता है, और जिससे कि कीट इसकी ओर आकर्षित होते हैं, और इसे खाने के लालच में ही जो कीट हैं, जो छोटे जीव हैं, वो घट के अंदर यानी घड़े के अंदर उतरते हैं। ठीक है, और कलश के जो तली है उसमें पाचक द्रव होता है, और कीट कलश में प्रवेश करते ही जो है फिसल कर वो उस द्रव में नीचे चले जाते हैं और उसमें डूब कर मर जाते हैं, और उसमें से जो है वो पाचक रस जो हैं वो उसके द्वारा उनको अवशोषित कर लिया जाता है। वो मर जाते हैं तो उनमें जो भी चीज़ें हैं उनको क्या किया जा लिया जाता है, अवशोषण उनका कर लिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि निफेंथिस मांसाहारी कीटभक्षी पौधा है, जो छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं, चूहे हैं, मेढक हैं, इनको फंसा करके उनको मारकर वो खा जाता है, उनको अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और ये भारत के असम के खासी पहाड़ियों में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला 28वां प्रश्न है हमारे सामने कि बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। बिहू जो है वो कहाँ से संबंध रखता है, आसाम से। आसाम का ही लोक नृत्य है, वो कौन सा लोक नृत्य है, बिहू। ठीक है, तो भारत के किस राज्य से संबंधित है बिहू नृत्य, तो वह है असम। अगला प्रश्न है 29वां कि वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है। तो जो वायुमंडल देखिए, जो पृथ्वी है उसको कई मंडलों में हम लोग बांटते हैं कि जल मंडल है, स्थल मंडल है, उसका वायुमंडल है। तो वायुमंडल जो है वह पृथ्वी को चारों ओर से हवा से घेरे हुए है। ठीक है ना, और उसी हवा से हम लोग ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। यह वायुमंडल और अन्य ग्रहों में नहीं है, जिसके कारण वहाँ पर जीवन अभी तक नहीं ढूंढा जा सका है। ठीक है, तो जो वायुमंडल है उसमें वायु का विभिन्न वायु अवयवी जो है गैसों का सम्मिश्रण है ये। तो उसमें जो है मुख्य रूप से जो है सबसे अधिक मात्रा में 78% आपको जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद जो है 20 दशमलव कुछ लगभग 21% आपको ऑक्सीजन पाया जाता है। 0.03% जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। इस तरह से फिर और कुछ निष्क्रिय गैसों इस तरह का जो है बहुत ही छोटा परसेंट मौजूद है, और पूरे 100% बनते हैं। तो 78 और जो 21% अगर आप जोड़ दें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, तो लगभग वो 99% हो जाता है, और बाकी सब 1% में आते हैं। ठीक है, तो इसमें सही जो ऑप्शन है वह है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑप्शन बी। ऑक्सीजन 21% लगभग और नाइट्रोजन 78%। ये मिल करके आपको जो है सो कितने दे देंगे, तो 99% लगभग ये हो जाते हैं, और इन्हीं दो गैसों का विस्तार है। नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न था इससे संबंध रखता हुआ। अगला प्रश्न है 30वां, हमारे देश में बाल विवाह से संबंधित एक कानून है। ठीक है, यानी आप जो है नाबालिग जो अगर हैं तो आपकी शादी नहीं हो सकती, आपको बालिग होना होगा। ठीक है, तो उससे संबंधित आपके कानून है कि कितनी न्यूनतम आयु में लड़के लड़कियों की शादी हो सकती है। तो इस नियम के अनुसार विवाह की कम से कम आयु कठोर रूप से निश्चित कर दी गई है, जो है यानी जो कम से कम आयु है शादी करने की, विवाह करने की, वह कौन सी आयु है। तो ऑप्शन है लड़की के लिए 18 तथा लड़के के लिए 21 वर्ष, लड़की लड़के दोनों के लिए 18 वर्ष,
लड़की लड़के दोनों के लिए 21 वर्ष, लड़की के लिए 16 तथा लड़के के लिए 19 वर्ष। तो ये देखिए सही जो ऑप्शन है, लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष। ठीक है, ये जो है सो पहले आयु थोड़ी कम थी, ठीक है, लेकिन इसको ये जो 16-19 जो था ये लगभग था, लेकिन बाद में जो है सो इसको आज के बहुत साल पहले ही इसको 18 और 21 वर्ष कर लिया गया है। आप ढूंढने का प्रयास करेंगे कि कब संविधान में संशोधन करके इसको 18 से 21 वर्ष किया गया है। तो अभी जो का है कानून, उसके मुताबिक लड़की के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष, तभी वो बालिग कहलाएंगे और उनकी शादी हो सकती है। इससे कम उम्र की शादी को रोका जा सकता है कानून। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 31वां कि वायु दाब यानी वायु का दबाव। दबाव का मतलब देखिए क्या है, दबाव को समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जो दबाव है उसको वाकई में जो जिसको दाब कहते हैं, इसको हम लोग परिभाषित करते हैं कि दाब बराबर जो होता है वह आपका जो बल है और बटा में क्षेत्रफल होता है। ये यानी इकाई क्षेत्र में अगर क्षेत्रफल देखिए अगर 1 है तो इकाई क्षेत्रफल में जो बल लगाया जाता है, जो फोर्स लगाया जाता है, उसको दाब कहते हैं, प्रेशर, PRESSURE प्रेशर इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, यानी छोटे क्षेत्र में जो इकाई क्षेत्र में जो आप बल लगाते हैं यानी उसको दबाते हैं, उसी को हम लोग दाब कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बल जो है वो खींचने या धक्का देने, दबाव या खींचने को ही हम लोग बल कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपको कहा जा रहा है कि वायु दाब यानी जो हवा भी है वो दबाव डालती है। जैसे कि बैलून में आप हवा भरते हैं तो बैलून के अंदर वो दबाव डालती है, तभी तो बैलून वो जो है आपको आकार लेता है बड़ा साइज में। जैसे जैसे हवा भरते हैं वो बैलून का आकार बढ़ता जाता है। तो क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि जो उसमें हवा जा रही है वह गुब्बारे के दीवारों पर दबाव डालता है। तो उसी तरह से जो हवा वायुमंडल में जो हवा है वो भी दाब डालता है, दबाव डालता है। तो इस वायु दाब को नापने वाला यंत्र कौन सा है? ठीक है, तो देखिए वायु दाब को मापने वाला जो यंत्र है वह है बैरोमीटर। याद रखना है, वायु दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। थर्मामीटर से जो है डॉक्टर लोग, ये थर्मामीटर जो है आपको क्या करता है, उससे टेम्परेचर मापा जाता है, बुखार वगैरह। डॉक्टरी थर्मामीटर से आप देखते होंगे बुखार नापने के लिए वह आपको दो तरह से करता है। कुछ लोग जैसे आपको जीभ में भी लगाने के लिए बोलते हैं या आपको हाथ के निचले सिरों में लगाने के लिए कहते हैं, और वो टेम्परेचर जिसमें पारा का यूज होता है, जो टेम्परेचर बढ़ने पे वो बढ़ता है, ऊपर की ओर चढ़ता है। तो थर्मामीटर से बुखार नापते हैं। ये सिस्मोग्राफ है और हाइग्रोमीटर है। तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं और सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता वगैरह मापते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारे पास है अगला प्रश्न 32वां कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? ठीक है, यानी वायुमंडल में कौन सा ऐसा प्रदूषक है जो है प्रदूषित गैस, यहाँ पे जैसे SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, N2 नाइट्रोजन है। तो कौन सा कारण है जो है वो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? तो देखिए अम्ल वर्षा में होता क्या है कि जो गैसें होती हैं वायुमंडल में, हानिकारक गैसें, वो वर्षा जल के साथ मिश्रित होकर के वो अम्ल बना देती हैं, और वो अम्ल जब वर्षा के रूप में धरती पर आता है तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। जिसके कारण होता क्या है कि जो भी इमारतें हैं, ठीक है, जो फसल हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं, इमारतों का जो चमक है वो चला जाता है। ठीक है, तो ये अम्ल वर्षा में जो मुख्य भूमिका निभाते हैं वह आपको सल्फर डाइऑक्साइड निभाते हैं। ठीक है, आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन केवल है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं है। तो यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण जो ऑप्शन जो सही है वो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 वह H2O यानी H2O जल हुआ उससे मिल करके ये H2SO4 बना देता है, H2SO4 बना देता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह आपका क्या है, प्रबल अम्ल है, और ये जो है बहुत हानिकारक होता है और यही अम्ल वर्षा कराता है। और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वो नाइट्रिक अम्ल बना देते हैं,
हाइड्रोजन के जो ऑक्साइड हैं वो भी जो है सो आपको हाइड्रोजनस जो है अम्ल वो भी बनाते हैं, जो आपको वर्षा जल का मुख्य कारण है। लेकिन जो मुख्य है वह है सल्फर डाइऑक्साइड, आपको याद रखना है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यही जो है अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास 33वां कि पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पादों के समूह को चुनिए। यानी पेट्रोलियम से क्या क्या बनता है। तो आपको ये देखिए बता दें कि पेट्रोलियम जो है सो एक गाढ़ा जो है काले रंग का एक द्रव्य होता है, बहुत ही ये जो है सो बदबूदार होता है, और ये पृथ्वी के नीचे से जो है चट्टानों के नीचे जो है, और जो नीचे भूमिगत जल है उसके ऊपर से निकाला जाता है ये, ठीक है, ऊपरी तली से। और इससे ही जो है विभिन्न जो है उष्मा के स्तर पर जो है इसको ले जा करके इसी से हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल ये सब वगैरह प्राप्त करते हैं, ठीक है। और इसी के सह उत्पाद के रूप में हमको जो है वो मोमबत्ती, मोम, कोलतार, ग्रीस, इस तरह की चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। यहाँ है पेट्रोल, डीजल, तो पेट्रोल डीजल प्राप्त होता है लेकिन बायोगैस प्राप्त नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बायोगैस जो है का मुख्य घटक है मीथेन, और यह गोबर से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। अगला है मोम, कोलतार, ग्रीस, ये सही है, क्योंकि ये सह उत्पाद के रूप में जो है पेट्रोलियम से ये प्राप्त किया जाता है। मुख्य उत्पाद होते हैं पेट्रोलियम के पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल वगैरह, लेकिन सह उत्पाद के रूप में मोम, कोलतार, ग्रीस ये प्राप्त होते हैं। निचला था आपका पेट्रोल, केरोसिन, तो ये मिलता है लेकिन चारकोल नहीं मिलता, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। एलपीजी है, पेट्रोल है, बायोगैस, फिर बायोगैस आ रहा है, इसलिए ऑप्शन गलत है, सबसे बेस्ट है बी ऑप्शन, ठीक है। अगर यही बायोगैस के जगह पे आपको केरोसिन ऑयल रहता तो वो सही हो जाता। चलते हैं अगले प्रश्न 34 पर। निम्नलिखित में से जानवरों की वह सूची चुनिए जो हमारे घरों में रहते हैं। तो चलिए देखते हैं जो घर में हमारे रहते हैं, हमारे घर से संबंध रखता है। मकड़ी, तो मकड़ी का जाला बनाता है, ठीक है, और ये मकड़ी अकेला ही रहता है। चूहा है, चूहा भी पाया जाता है, काकरोच भी पाया जाता है, छिपकली भी पाया जाता है, ठीक है, तो ये चारों पाए जाते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं। मकड़ी है, छिपकली है, काकरोच है, लेकिन कबूतर है जो हमारे घरों में ही परमानेंट नहीं रखता। जो घर में कोई लोग नहीं रहते, भले वहाँ वो अपना जो है सो घोंसला बना दे, लेकिन ऐसे नहीं रहता। अगला है काकरोच, चींटी, चूहा, ठीक है, चींटी रह सकता है, चमगादड़। तो चमगादड़ देखिए जो पहले गाँव में घर होते थे उनमें कहीं कहीं वो रहता था, लेकिन इन जनरल सभी घरों में ये नहीं रहता। अगला है चूहा, मकड़ी, छिपकली, गिलहरी, तो गिलहरी भी नहीं रहता। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन था मकड़ी, चूहा, काकरोच, छिपकली, ये चारों रहते हैं, इसलिए यही भी ऑप्शन सबसे बेस्ट है, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा आपको। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 35वां है कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र मतलब इकोसिस्टम। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र उसको हम लोग कहते हैं जहाँ पर सभी जीव आपस में एक दूसरे पर आश्रित रह के अपनी सारी जीवों जो जीविकापार्जन है, अपने ज़रूरतों के लिए वो निर्भर करते हैं एक दूसरे पर, और उससे अपनी जो चीज़ें हैं वो आदान प्रदान करते हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ों का, ठीक है। जैसे तालाब भी एक पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है। एक विशेष समुदाय, एक विशेष जो समाज जो कहीं एक विशेष स्थान पे रहता है वो अपना एक पारिस्थितिक तंत्र बनाता है, ठीक है। तो कौन सा निम्नलिखित में से जो है वो सर्वाधिक उत्पादक है, उत्पादन करता है, ठीक है, वैसा पारिस्थितिक तंत्र है। तो ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना, मरुस्थल। तो मरुस्थल में देखिए बहुत ही कम प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए नहीं होगा। इस सवाना भी जो है सो ये घास का मैदान है, ये टुंड्रा प्रदेश होता है, ठीक है। तो इन सबों में बहुत ही कम निम्न जो है सो आबादियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, और कम उत्पादन यहाँ पे हो जाता है। लेकिन वन जो है वर्षा वन अगर है तो मरुस्थल से तो वो बेटर ही है, घास के मैदान से भी बेटर है। तो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है यहाँ पर विविध प्रकार के जो है सो पेड़ पौधे, विविध प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, और यही सबसे सर्वाधिक उत्पादक जो है इन चारों में से सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। इसलिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है, जो इसका सही उत्तर है, वह है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मेरे पास 36वां कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन, ठीक है, रसायन है आम पकाने में प्रयोग होता है। यानी आम जैसे फलों को पकाने में
कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है, यानी रासायनिक पदार्थ। ठीक है, ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड और नॉट, माने नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो है आम जैसे रसायनों जो है आम जैसे फलों को पकाने के लिए जो रसायन उपयोग किया जाता है वह है कैल्शियम कार्बाइड। आप नाम केवल सुने होंगे कार्बाइड, कि कार्बाइड से फल पकाए जाते हैं, तो उसका सही नाम है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड जो है वह आपको उस पर छिड़का जाता है, तो ये आम वगैरह को पकाने में वो मदद करता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये नहीं होगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 37वां, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है। तो देखिए दूषित जल से जो है आपको जो होता है वह टाइफाइड होता है, आपको जो है जॉन्डिस हो सकता है। ठीक है, तो जॉन्डिस टाइफाइड ये सब जो चीज़ बीमारियां हैं वो दूषित जल पीने से होती हैं। यहाँ ऑप्शन है हमारे पास एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टिटनेस। तो एड्स आप जानते हैं कि वायरस से होता है, ये एनीमिया खून की कमी होती है। ठीक है, उसका जल से संबंध नहीं है। टिटनस जो भी है वो खून में संक्रमण से होता है, जब आप जो है सो कुछ जो है वो आप जैसे जंग लगे हुए वस्तुओं से आपका कहीं कोई कट उठ जाता है तो टेटनस होने की भी समस्या आती है, हो सकता है आपको। ठीक है, तो जो दूषित जल से है यहाँ बीमारी जो होने वाला है वह है टाइफाइड। और ये जो टाइफाइड है वो साल्मोनेला टाइफी, आपको याद रखना है, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु बैक्टीरिया से होता है। और इसका जो मुख्य जो कारण है वह है दूषित जल, यानी आपका जल अगर अच्छा नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो उससे आपको टाइफाइड हो सकता है। और जॉन्डिस भी हो सकता है आपको, ये भी आपको ध्यान थोड़ा रखना है कि जॉन्डिस में भी दूषित जल आपको से उसको प्रभावित करता है, क्योंकि ये सब जो दोनों चीज़ें हैं वो आपके शरीर को कमज़ोर बनाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे पास कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है। तो रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है, लिखा भी जा रहा है, जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर आती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, यानी जब तक पानी न मिल जाए तब तक इसकी जड़ें जो हैं रेगिस्तानी ओक के वो ज़मीन के नीचे तक जाती हैं। और इस पेड़ की जड़ों की जो गहराई है वो पेड़ की ऊंचाई की तुलना में 90 गुने नीचे जा सकती है। 90 गुना, यानी जितना ऊंचा है, अगर 1 मीटर ऊंचा है तो 30 मीटर नीचे इसका जड़ जा सकता है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, यह पेड़ कहाँ पाया जाता है। तो इस तरह के पेड़ के जो है जड़ों से और उसके तनों में छिद्र करके जो लोग हैं रेगिस्तानी इलाकों के, ठीक है ना, वो उससे जल भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है रेगिस्तानी ओक, ये मुख्यतः जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, यही प्रश्न है कि यह पेड़ कहाँ पाया जाता है। तो यह जो पेड़ है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आपको हम चित्र में दिखा भी दे रहे हैं, ये है हमारे पास पेड़, ये पेड़ आप देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलियाई ओक रेगिस्तानी ओक का पेड़ है। और यह पेड़ जो है आपको वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, वहाँ के मरुस्थलीय इलाकों में जहाँ कुछ हरे भरे चीज़ें होती हैं वहाँ पर ये पेड़ बालू के टीबों में पाया जाता है। और यहाँ पे देखिए लिखा भी जा रहा है कि रेगिस्तानी ओक जो है एक मध्यम आकार का पेड़ है, ज़्यादा बहुत बड़ा विशाल पेड़ नहीं है, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में भी जो यह पेड़ है वो नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी, देखिए रेगिस्तानी इसलिए लिखा भी गया है कि रेगिस्तानी, इसलिए आपको याद भी रखना है कि रेगिस्तानी सूखे इलाकों में यह पेड़ पाया जाता है। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में नॉर्दर्न जो टेरिटरी है उसका, या साउथ दक्षिण हिस्सा जो है, और पश्चिम हिस्सा वेस्ट हिस्सा जो है वहाँ पाया जाता है। ठीक है, ये याद आपको रखना है। पेड़ भी हमने आपको दिखा दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न अगला हमारे पास आ गया 39वां, कि एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा, यानी जो मिट्टी है वो उर्वर यानी उपजाऊ बन जाती है, बंजर हो जाती है, कि विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, या सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है। तो देखिए एक ही तरह का बार बार अगर आप फसल उगाते हैं और बहुत सारे रसायन उस पर छिड़कते हैं तो जो भूमि है वो बंजर हो जाती है। हम लोग अगर है आपके जानकारी के लिए बता दें, आप जानते भी होंगे कि अगर एक सीज़न में, जैसे कि अगर हम मान लीजिए
कि आपको उसमें अगर हम जैसे दलहन का अगर कर रहे हैं तो अगली बार उसमें ही दलहन अगर बार बार हम करेंगे तो वो बंजर हो जाएगा, वो अथी नहीं होगा। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि अगर किसी भूमि में एक बार अरहर वगैरह की खेती होती है एक साल, तो दूसरे साल फसल बदल करके उसमें उसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये का चक्र ये होता है कि एक ही फसल न लगा करके बदल बदल के उसमें लगाते हैं। देखते ही हैं कि जैसे खरीफ फसल होते हैं, रबी फसल होते हैं, तो एक फसल को काट कर दूसरा फसल हम लगाते हैं। और इसी तरह से एक ही ज़मीन को भले वो पड़ती रह जाए, उसी फसल को हर बार हमें नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे ज़मीन बंजर बन जाती है। अगला है प्रश्न हमारे पास 40वां, कि जब एक मछली को पहले से उबला, यानी पहले से जो है उबला हुआ है, लेकिन कमरे के तापमान पर उसको ठंडा कर दिए गए पानी से भरे एक्वेरियम, यानी एक्वेरियम मतलब मछली घर जो है, उससे संबंध है, जिसमें मछली को रखा जाता है, जिसमें पानी वगैरह रहता है, में डाला जाता है। यानी जो मछली है उसको एक पानी उबला है लेकिन उसको ठंडा किया गया है और उस ठंडे पानी में उसको जो है रखा जाता है, तो वह मर जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी, यानी जब उसको कमरे के तापमान पर ठंडा किए गए उबले पानी में रखा डाला जाता है तो वह मर जाता है। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है, यानी एक्वेरियम के पानी का कारण क्या है कि एक्वेरियम का पानी मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है, खनिज रहित है, तैरने के योग्य नहीं है, ऑक्सीजन रहित है। तो इसका सही जो विकल्प है वह है खनिज रहित है, क्योंकि जब पानी को उबाल दिया जाता है तो पानी में जितने भी जो खनिज लवण हैं वो नीचे तली में बैठ जाते हैं। ठीक है, वो उनका जो है पानी में से वो हट जाते हैं। ठीक है, और जिसके कारण होता क्या है कि उसको खनिज लवण की मात्रा उसको नहीं मिल पाती है और वो अपने आप को सही ढंग से समायोजित नहीं कर पाता। वो आपको ध्यान ये रखना है कि वो मछली के तैरने योग्य है, नहीं है, नहीं, वो है। वो जो है उबला हुआ जल हो या सामान्य जल हो, वो दोनों में तैर सकता है, लेकिन खनिज रहित होने के कारण वह उसमें जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वह है खनिज रहित होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये 40 प्रश्नों का सेट हमारा तैयार हो रहा है, और 21 से लेकर 40 यानी टोटल 20 प्रश्न हमने लिया। फिर अगले वीडियो में हम जो है 41 से क्वेश्चंस लेंगे, 20 क्वेश्चंस, और ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको तैयार कर लेना है, और एग्ज़ाम में आपको 100% सफलता ये सुनिश्चित करेंगे, आप अच्छे स्कोर्स लेकर के आएंगे। तो चलिए इसी जो है कामना के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। थैंक्स टू वॉच।